Welcome to Smart Shala. Today we will discuss about electricity. It is the first chapter of physics from class 10th. तो जैसे कि हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था चार्जेस के बारे में, मैंने बताया था दो तरह के चार्जेस होते हैं, स्टैटिक चार्जेस और मूविंग चार्जेस। तो स्टैटिक चार्जेस से जो बनती है वो कहलाती है स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, और मूविंग चार्जेस से जो बनती है वो कहलाती है, मूविंग चार्जेस की वजह से वो कहलाती है करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो इस चैप्टर में हम करंट इलेक्ट्रिसिटी की ही बात करेंगे। तो बच्चों, जैसे मैंने कहा था दो तरह के चार्जेस होते हैं, पॉजिटिव चार्जेस एंड नेगेटिव चार्जेस। हमने ये पढ़ा था कि लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। तो अगर हम बात करें, जैसे सपोज एक पॉजिटिव चार्ज है, तो उस चार्ज के आसपास कुछ एरिया होता है जहां तक उसका असर फील होता है। इस पॉजिटिव चार्ज का असर इसके आसपास के थोड़े एरिया में रहता है। तो अगर हम माने कि इतने एरिया में इस पॉजिटिव चार्ज का असर है, तो अगर हम कोई और चार्ज इस चार्ज के एरिया में लाना चाहें, तो अगर तो हम नेगेटिव चार्ज ला रहे हैं, हम जैसे ही यहाँ इसके बॉर्डर तक आएंगे वो अट्रैक्ट करना शुरू हो जाएगा। अगर हम पॉजिटिव चार्ज ला रहे हैं, अगर हमने यहाँ तक पॉजिटिव चार्ज लाए, तो इस एरिया के अंदर जैसे ही हम आएंगे तो वो रिपल्शन फील होगा उसको। तो इसी तरह का एक, तो हम ये मानते हैं कि ये इसकी फील्ड है, इस चार्ज की फील्ड है ये एरिया जहां तक इसका असर फील हो रहा है। अगर हम कोई पॉजिटिव चार्ज यहां पर रखा हुआ है, उस चार्ज को हम इसके एरिया के अंदर लाना चाहते हैं। फिलहाल फील्ड के बाहर का जितना भी एरिया है वो इन्फिनिटी माना जा रहा है। फील्ड के बाहर जहां जितना एरिया है उसको हम कहेंगे ये इन्फिनिटी है। तो अगर हम एक पॉजिटिव चार्ज को इन्फिनिटी से टू अ पॉइंट, सपोज यहाँ पर एक पॉइंट है, इन्फिनिटी से टू अ पॉइंट इनसाइड द फील्ड ले जाना चाहते हैं अगर हम एक पॉजिटिव चार्ज को, तो उसके लिए हमें कुछ वर्क डन करना पड़ेगा, हमें थोड़ी मेहनत लगेगी क्योंकि ये रिपेल कर रहा है चार्ज। तो इस पॉजिटिव चार्ज को फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ पॉइंट इनसाइड द फील्ड लाने के लिए जितना वर्क डन करना पड़ता है, दैट वर्क डन इज कॉल्ड पोटेंशियल। तो हम पोटेंशियल को डिफाइन कर सकते हैं कि इट इज द वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज, मतलब सबसे छोटा यूनिट है ये। तो यूनिट पॉजिटिव चार्ज को वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ पॉइंट इनसाइड द फील्ड इज कॉल्ड पोटेंशियल। इसी तरह से फील्ड के अंदर भी अलग अलग पॉइंट्स पे अलग अलग असर है इसका। जैसे कि चार्ज के पास वाला जो एरिया है वहां पर इसका ज्यादा असर फील होगा, जैसे जैसे हम दूर जाते जाएंगे इसका असर थोड़ा थोड़ा कम होता जाएगा। तो फील्ड के अंदर भी अगर हमें इसको इस पॉइंट से, सपोज इस पॉइंट पे लाना है, फ्रॉम ए पॉइंट टू बी अगर लाना है, तो भी वर्क डन में डिफरेंस होगा। तो work done in bringing a unit positive charge from one point to other point inside a field is called potential difference। क्योंकि दोनों में पोटेंशियल का डिफरेंस होगा तो ये कहलाता है पोटेंशियल डिफरेंस। फिर से हम डिफाइन करते हैं पोटेंशियल डिफरेंस को। इट इज द वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अदर पॉइंट इनसाइड द फील्ड। फील्ड के अंदर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे ले जाने के लिए जितना वर्क डन करना पड़ता है, दैट इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस को हम वर्क डन पर यूनिट चार्ज, कितने चार्ज को ले जाने के लिए कितना वर्क डन करना पड़ रहा है, वर्क डन पर यूनिट चार्ज इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस। तो हम पोटेंशियल डिफरेंस की यूनिट दे सकते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस की यूनिट होती है V, और सॉरी, पोटेंशियल डिफरेंस का सिंबल होता है V, वर्क डन का सिंबल जैसे W है और चार्ज का सिंबल जैसे Q है। अब वर्क डन की यूनिट हमने जैसे पढ़ा था, वर्क डन की यूनिट होती है जूल और चार्ज की यूनिट होती है कूलम। तब पोटेंशियल डिफरेंस की यूनिट होगी वोल्ट। तो अगर हमने
1 कूलम ऑफ चार्ज को 1 पॉइंट से अदर पॉइंट ले जाने के लिए अगर 1 जूल वर्क करना पड़ रहा है, तब हम कहेंगे पोटेंशियल डिफरेंस इज 1 वोल्ट। तो हम 1 वोल्ट क्योंकि SI यूनिट है, तो 1 वोल्ट को डिफाइन कर सकते हैं इस फॉर्मूला पे से कि इफ 1 जूल वर्क इज डन in bringing a 1 coulomb of charge from one point to other point inside the field, then the potential difference will be 1 volt. So it is 1 volt is that amount of work which is to be done by 1 coulomb of charge from one point to other. एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे ले जाने के लिए 1 कूलम चार्ज पर अगर 1 जूल वर्क करना पड़ रहा है, तब उसका पोटेंशियल होगा 1 वोल्ट। तो पोटेंशियल डिफरेंस को हम मेजर करते हैं। एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसमें मीटर लगा होता है और एक नीडल होती है, इस मीटर पे रीडिंग दी हुई होती है और ये एक बॉक्स की शेप में होता है। यहाँ पर टर्मिनल्स दिए होते हैं अगर हमें इसको कनेक्ट करना। दिस इज कॉल्ड वोल्ट मीटर। तो पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करते हैं वोल्ट मीटर से, और वोल्ट मीटर को हमेशा ही, जैसे सपोज ये हमारा बल्ब है या कोई भी हमारा इंस्ट्रूमेंट है और इस तरह से इसमें से करंट फ्लो हो रहा है और इसका हमें पोटेंशियल डिफरेंस जानना है इस इंस्ट्रूमेंट का, तो हम उसको इस इंस्ट्रूमेंट के पैरेलल में वोल्ट मीटर को कनेक्ट कर देते हैं इस तरह से। क्यों इसको पैरेलल में कनेक्ट करते हैं इंस्ट्रूमेंट के? क्योंकि वोल्ट मीटर का जो रेजिस्टेंस होता है वो बहुत ज्यादा हाई होता है। रेजिस्टेंस मतलब करंट को रोकने वाली उसकी टेंडेंसी। तो वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस बहुत हाई होता है, इसलिए उसे पैरेलल में कनेक्ट करना पड़ता है ताकि कोई भी करंट इसमें से वेस्ट ना हो, वोल्ट मीटर में पास होके कोई करंट वेस्ट ना हो। सारा करंट इस कंडक्टर में से, जो हमारा इंस्ट्रूमेंट है, सारा करंट उसमें से पास हो, कोई करंट वोल्ट मीटर की तरफ ना जाए, इसलिए इसको पैरेलल में कनेक्ट करते हैं ताकि कोई करंट वेस्ट ना हो। तो इस तरह से हम पोटेंशियल डिफरेंस मेजर कर सकते हैं। तो उसके बाद हमने पढ़ा था कि जब हम अगर चलो हमारा एक कंडक्टर है, हमने कहा था फ्लो ऑफ चार्जेस की वजह से उसमें करंट होता है। वो हम कैसे बता सकते हैं? सपोज हमने जैसे कंडक्टर्स डिफाइन किए थे, कंडक्टर्स होते हैं जिसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। वो हमने लास्ट सेक्शन में डिस्कस किए थे। कंडक्टर्स, ये सपोज एक कंडक्टिंग वायर है या कंडक्टर है, उसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब इस वायर को अगर हम एक पोटेंशियल डिफरेंस दे दें, यानी कि एक साइड पे उसके पॉजिटिव और एक साइड पे नेगेटिव पोटेंशियल दे दें, तो क्या होगा? ये इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो नेगेटिवली चार्ज्ड होते हैं। हमको पता है इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं नेगेटिवली चार्ज, तो जहां पर नेगेटिव टर्मिनल है वहां से वो रिपेल होंगे और जहां पॉजिटिव टर्मिनल है वहां की तरफ अट्रैक्ट होंगे। तो ये सारे इलेक्ट्रॉन्स इस तरह से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ फ्लो होना शुरू हो जाएंगे। जैसे ये सारे इलेक्ट्रॉन्स पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ फ्लो होना शुरू हो गए, तो करंट विल फ्लो फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। जो कन्वेंशनल करंट होता है, इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होते हैं फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव एंड करंट फ्लोज फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। इस डायरेक्शन में करंट होगा। तो हम इलेक्ट्रिक करंट को डिफाइन कर सकते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट इज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस या इलेक्ट्रॉन्स इन अ कंडक्टर पर यूनिट टाइम। यानी हम करंट को मेजर कर सकते हैं, उसका अमाउंट कितना होगा करंट का। करंट को सबसे पहले रिप्रेजेंट करते हैं I से। करंट कब तक नहीं होगा? जब तक पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगा। अगर हमने यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस नहीं दिया पॉजिटिव नेगेटिव इस कंडक्टर को, तो इलेक्ट्रॉन्स अट्रैक्ट या रिपेल होंगे नहीं। अगर इलेक्ट्रॉन्स अट्रैक्ट या रिपेल होंगे नहीं तो वो मूव नहीं होंगे। तो जैसे ही हम पोटेंशियल डिफरेंस देंगे यहाँ से पॉजिटिव नेगेटिव, वैसे ही
इलेक्ट्रॉन्स अट्रैक्ट या रिपेल होंगे और वो मूव होना शुरू होंगे, और जब इलेक्ट्रॉन्स मूव होना शुरू होंगे तब करंट होगा। तो करंट तभी होगा जब पोटेंशियल डिफरेंस एट द एंड्स ऑफ द वायर होगा। वायर के एंड पे जब पोटेंशियल डिफरेंस पॉजिटिव नेगेटिव होगा तभी करंट हो सकता है, नहीं तो करंट नहीं हो सकता। तो ये इलेक्ट्रिक करंट को हम मेजर करते हैं आई से, इसको आई से रिप्रेजेंट करते हैं, एंड आई को हम लिख सकते हैं इट इज अमाउंट ऑफ चार्जेस फ्लोइंग पर यूनिट टाइम, यानी कितने टाइम में कितने चार्जेस फ्लो हो रहे हैं, इट इज कॉल्ड करंट। ठीक है, करंट को रिप्रेजेंट करते हैं एम्पियर से, इसकी यूनिट है एम्पियर। तो कूलम, चार्ज इज इन कूलम, और जो हमारा टाइम है वो मेजर होगा सेकेंड्स में। तो अगर 1 सेकेंड में 1 कूलम ऑफ चार्ज फ्लो हो रहे हैं थ्रू अ कंडक्टर, तो हम कहेंगे कि उसमें से करंट होएगा 1 एम्पियर। तो हम ऐसे बोल सकते हैं when 1 coulomb of charge flows through a conductor for 1 second, then the current will be 1 ampere. When 1 coulomb of charge flows through the conductor for 1 second, then the current will be 1 ampere. हम इस फॉर्मूला में से डिफाइन कर सकते हैं 1 एम्पियर करंट को। उसकी छोटी यूनिट्स भी हो सकती हैं, जैसे कि मिली एम्पियर। हमको पता है मिली जो होता है वो 10⁻³ एम्पियर होगा। इसी तरह से माइक्रो एम्पियर होता है, तो 1 माइक्रो एम्पियर विल बी 10⁻⁶ एम्पियर। तो इस तरह से हम मेजरमेंट ऑफ करंट कर सकते हैं। और सर्किट के अंदर उसको मेजर करने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट होता है, उसमें भी सेम ऐसा बॉक्स होता है, उसके अंदर मीटर लगा होता है, मीटर के अंदर कुछ वैल्यूज दी होती हैं और एक नीडल लगी होती है। तो इस मीटर को जब हम सर्किट के अंदर कनेक्ट करते हैं, जैसे कि हमारा कंडक्टर है, इसके थ्रू हमें करंट चाहिए कि कितना इसमें से करंट फ्लो हो रहा है, तो इस तरह का एक एम्पियर मेजर करने के लिए मीटर होता है जो कहलाता है एम मीटर। दिस इज कॉल्ड एम मीटर। तो ये एम मीटर को हम इस तरह से सर्किट में सीरीज में कनेक्ट कर देंगे, क्योंकि इसका रेजिस्टेंस बहुत लो होता है, ये कोई करंट नहीं रोकता, सारे करंट को ये पास होने देता है, कोई करंट वेस्ट नहीं होने देता। इसलिए हम इसको सीरीज में कनेक्ट कर देते हैं कि सारा करंट इस तरह से इसमें से पास होएगा और हम मेजर कर सकेंगे उस करंट को कि कितना करंट फ्लो हो रहा है। तो इस तरह से एक एमीटर से हम करंट का मैग्नीट्यूड यानी अमाउंट ऑफ करंट मेजर कर सकते हैं। उसके बाद जैसे कि हमने बताया, अब जैसे हमने कहा कि पोटेंशियल डिफरेंस जब देंगे तभी कंडक्टर के थ्रू करंट होगा। सपोज हमें एक बल्ब को जलाना है, हमने सपोज उस बल्ब को जलाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पोटेंशियल डिफरेंस देना पड़ेगा। और मैं चाहती हूँ कि वो बल्ब कंटिन्यूअसली ग्लो करे, कंटिन्यूअसली जले, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ करंट देना पड़ेगा। तो वो कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ करंट कहाँ से मिलेगा, उसके लिए हमें एक सेल या बैटरी लेनी पड़ती है जो कि कंटिन्यूअसली पोटेंशियल डिफरेंस दे। अगर पोटेंशियल डिफरेंस होगा कंटिन्यूअसली तभी करंट फ्लो होगा, कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ करंट होगा। तो उसके लिए हमें सेल या बैटरी लेनी होगी। सेल या बैटरी में से कंटिन्यूअस पोटेंशियल डिफरेंस होता है, परमानेंटली उसमें पोटेंशियल डिफरेंस होता है, जो कि सर्किट के अंदर अगर हम डाल दें, उससे बल्ब कनेक्ट कर दें तो वो जल पड़ेगा या ग्लो हो जाएगा। तो अब जैसे अगर मुझे नहीं चाहिए, अगर बल्ब नहीं चाहिए तो मैं बंद भी कर सकती हूँ उसको, बल्ब को हम स्विच ऑफ भी कर सकते हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें सर्किट के अंदर एक स्विच भी डालना पड़ेगा, इस तरह से एक स्विच भी लगाना पड़ेगा। तो ये हो गई वायर्स, कनेक्टिंग वायर्स हो गई, बैटरी, वायर्स, स्विच और बल्ब सारे मिला के कहलाते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट। ये सारे जब पूरा एक कंटिन्यूअस फ्लो हो जाएगा इनका,
तो वो कहलाएगा इलेक्ट्रिक सर्किट। तो हम यहाँ पर इलेक्ट्रिक सर्किट को डिफाइन भी कर सकते हैं। इलेक्ट्रिक सर्किट इज द कंटिन्यूअस कंडक्टिंग पाथ। ये कंडक्टिंग पाथ है, ये कंडक्ट कर रहा है करंट, जिससे कि बल्ब हम जला रहे हैं। तो अ कंटिन्यूअस कंडक्टिंग पाथ consisting of conducting wires, battery, switch and the conductor is called electric circuit। ये पूरा जो पाथ है, कंटिन्यूअस कंडक्टिंग पाथ जो है, जिसके अंदर की वायर्स हैं, बैटरी है, बल्ब है, स्विच है, वो कहलाता है इलेक्ट्रिक सर्किट। अब अलग अलग इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स को हम अलग अलग तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे स्विच है, स्विच को हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। फिर जैसे कि हमारा बल्ब है, सर्किट में हम बल्ब पूरा तो हम हर वक्त कॉपी के अंदर या कहीं पर हमको बनाना हो तो हम पूरा तो डिजाइन बना नहीं सकते, बल्ब की फोटो नहीं बना सकते, सेल की फोटो नहीं बना सकते। तो बल्ब को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं सर्किट में। अगर हमें एमीटर को बताना हो तो हम इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे एमीटर को। अगर हमें वोल्ट मीटर बनाना हो तो वोल्ट मीटर को हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर हमें स्विच बनाना हो, स्विच को हम ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसी तरह से और भी कंपोनेंट्स हैं। जैसे कंडक्टर बताना हो तो हम इस तरह से रेजिस्टर बताते हैं, रेजिस्टर बताना हो हम इस तरह से करते हैं। तो सेल बताना हो तो ऐसे सेल ऐसे बताया जाता है। ये जो लॉन्ग वाली इसकी लेंथ है ये कहलाती है पॉजिटिव टर्मिनल और ये शॉर्ट वाला कहलाता है नेगेटिव टर्मिनल। तो इस तरह से हम बैटरी, वोल्टमीटर, एमीटर, बल्ब, रेजिस्टर, स्विच ये सारे बता सकते हैं। तो अगर हमको जैसे ड्रॉ करना हो सर्किट, तो सर्किट ड्रॉ करने के लिए हमको उसके सिंबल्स यूज करने होंगे। जैसे ये सिंबल्स बताए, जैसे बल्ब वाला सर्किट है, अगर मुझे ये बताना हो तो मैं कैसे बताऊंगी उसको, इस तरह से बताऊंगी बल्ब वाले सर्किट को। और फिर इसके अंदर यहाँ पर मैं, जैसे मैंने स्विच बताया था, स्विच का सिंबल बना दूंगी। बैटरी बनाएंगे तो बैटरी का सिंबल बना दूंगी। तो इस तरह से मैं डायग्राम बना दूंगी, इसमें सारे सिंबल्स यूज कर लूंगी। तो दिस विल बी कॉल्ड सर्किट डायग्राम। तो सर्किट डायग्राम वो डायग्राम होता है विच इंडिकेट्स द डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ अ सर्किट, सारे कंपोनेंट्स ऑफ द सर्किट in the form of electrical symbols. So circuit diagram is the diagram which represents all the components of the circuit in the form of symbols. तो उसको कहते हैं सर्किट डायग्राम। तो सर्किट डायग्राम में किसी भी सर्किट का हम सर्किट डायग्राम बना सकते हैं इस तरह से। उसके बाद आ गया, अब हमको करंट पता चल गया, हमें ये पता चल गया कि करंट तब तक नहीं होता जब तक कि पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होता। तो इस करंट और पोटेंशियल डिफरेंस के बीच में हम एक कॉम्बिनेशन बना सकते हैं, उनके बीच में एक रिलेशन बता सकते हैं जो कि ओम्स लॉ देता है। जैसे कि हमने कहा पोटेंशियल डिफरेंस के बगैर करंट नहीं होगा, तो हम कह सकते हैं कि करंट इज प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस। प्रोपोर्शनल मतलब जितना ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस हम देंगे उतना ज्यादा करंट फ्लो होगा। या हम कह सकते हैं पोटेंशियल डिफरेंस के प्रोपोर्शनल है करंट, जितना ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस है उतना ज्यादा करंट। अगर कभी भी किसी सिंबल में से प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटा के इक्वल टू का साइन लगाना हो हमें, तो हमें एक कांस्टेंट लिखना पड़ता है उसकी जगह, और कांस्टेंट इनटू करंट। तो वो कांस्टेंट ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग, ये जब साइंटिस्ट ने फाइंड आउट किया था कि ये कांस्टेंट है आर, आर इज रेजिस्टेंस। तो ये कांस्टेंट है आर, इसको ओम्स लॉ ने, ओम्स लॉ का एक मैजिक ट्राइंगल है जो हम बना सकते हैं। इस वाले फॉर्मूला को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं VIR, ये कहलाता है मैजिक ट्राइंगल। इससे हम डिफाइन कर सकते हैं V इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू I इंटू R। R इसमें देख सकते हैं हम, इट इज इक्वल टू V बाय I बोल सकते हैं हम।
करंट I इस ट्राइंगल में से हम बता सकते हैं इट इज इक्वल टू V/R। तो इस मैजिक ट्राइंगल से हम पोटेंशियल डिफरेंस, रेजिस्टेंस एंड करंट की वैल्यूज फाइंड आउट कर सकते हैं बाय ओम्स लॉ। तो ओम्स लॉ क्या है? एट कांस्टेंट टेम्परेचर, टेम्परेचर हमें कांस्टेंट करना पड़ेगा क्योंकि टेम्परेचर भी इफेक्ट करता है करंट और पोटेंशियल डिफरेंस, रेजिस्टेंस, सब चीजों को। तो हम बताएंगे एट कांस्टेंट टेम्परेचर द फ्लो ऑफ करंट थ्रू अ कंडक्टर is directly proportional to the potential difference across the ends. At constant temperature, flow of current is directly proportional to the potential difference across the ends of the conductor. हम इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं ओम्स लॉ को। अब इसके अंदर हम देखते हैं कि करंट इज, जैसे कि इसमें से हमने करंट को लिया था V/R, तो हम कह सकते हैं करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस एंड करंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस। अब क्या मतलब है डायरेक्टली और इनवर्सली का? कि पोटेंशियल डिफरेंस अगर ज्यादा होगा तो करंट ज्यादा होगा, दिस इज कॉल्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, एंड रेजिस्टेंस अगर ज्यादा होगा तो करंट कम होगा, दिस इज कॉल्ड इनवर्सली प्रोपोर्शनल। रेजिस्टेंस ज्यादा होने से करंट कम होगा, पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा होने से करंट ज्यादा होगा, तो उसको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल हम कह सकते हैं। तो इसमें अगर इससे रिलेटेड हमें कोई भी फॉर्मूला आता है कि जैसे अगर मैं कहूं कि अगर पोटेंशियल डबल कर दिया, अगर पोटेंशियल 2 टाइम्स कर दिया तो करंट भी 2 टाइम्स हो जाएगा, देन करंट विल बी ऑल्सो 2 टाइम्स। पर अगर रेजिस्टेंस 2 टाइम्स कर दिया, डबल कर दिया, तो करंट विल बी हाफ। ठीक है, रेजिस्टेंस को 2 टाइम्स कर दिया तो करंट हाफ हो जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस को 2 टाइम्स कर दिया तो करंट विल बी ऑल्सो 2 टाइम्स। हम ये कह सकते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और इनवर्सली प्रोपोर्शनल से। तो इसी से हम डिफाइन कर सकते हैं रेजिस्टेंस को भी, कि रेजिस्टेंस क्या हुआ? रेजिस्टेंस इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ कंडक्टर विच ऑपोजेस द फ्लो। तो जैसे हमने इसमें देखा कि रेजिस्टेंस जो है उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल करंट है, यानी रेजिस्टेंस करंट को रोकता है, ऑपोज करता है करंट को। तो रेजिस्टेंस को इसी फॉर्मूला से डिफाइन कर सकते हैं, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ कंडक्टर विच ऑपोजेस द फ्लो ऑफ करंट। फ्लो ऑफ करंट को ऑपोज करता है, रोकता है वो। तो अब रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर किस किस पे डिपेंड हो सकता है? एक तो लेंथ पे डिपेंड करता है, हमने कहा रेजिस्टेंस डिपेंड करेगा लेंथ ऑफ द कंडक्टर, इट विल डिपेंड ऑन द थिकनेस ऑफ द कंडक्टर, इट विल, वो कैसे होगा मैं बताऊंगी। थिकनेस पर डिपेंड करेगा, नेचर ऑफ मटेरियल पे डिपेंड करेगा, एंड टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा। तो कैसे डिपेंड करेगा वो मैं बताती हूँ। जैसे अगर सपोज एक कंडक्टर लिया था हमने पढ़ा था जितने ज्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतना ज्यादा करंट होगा, क्योंकि हमने कहा था करंट इज नंबर ऑफ चार्जेस पर यूनिट टाइम। कितने चार्जेस फ्लो हो रहे हैं, अमाउंट ऑफ चार्जेस पर यूनिट टाइम, यानी कितने चार्जेस फ्लो हो रहे हैं 1 सेकेंड में। अगर कोई कंडक्टर है उसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा हैं तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होंगे पर यूनिट टाइम, तब दिस इज कॉल्ड नेचर ऑफ मटेरियल पे इस तरह से डिपेंड करता है। कितने अमाउंट ऑफ चार्जेस हैं वो डिपेंड करता है मटेरियल कैसा है, उसमें कितने फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। उसके बाद लेंथ पे कैसे डिपेंड करेगा, जैसे ये तो एक रफ एग्जांपल है कि अगर हमें बहुत ज्यादा चलना होता है तो हम थक जाते हैं चलते चलते, तो जितना ज्यादा डिस्टेंस होगा वो हम ज्यादा ट्रेवल करना नहीं चाहते, लेकिन अगर थोड़ा डिस्टेंस होता है तो हम इजीली ट्रेवल कर सकते हैं। तो ये जस्ट एक एग्जांपल है कि लेंथ ऑफ द कंडक्टर अगर ज्यादा होगी तो करंट जो है
वो कम फ्लो होगा, यानी कि रेजिस्टेंस भी ज़्यादा होगा। अगर लेंथ ऑफ द कंडक्टर ज़्यादा है तो करंट इजीली फ्लो होगा, इजीली इलेक्ट्रॉन्स फ्लो नहीं होंगे और रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा। अगर थिकनेस ज़्यादा है, थिकनेस जैसे एक एग्जांपल ले सकते हैं इसके लिए कि अगर रोड पे ट्रैफिक ज़्यादा है, अगर चौड़ी रोड है, ज़्यादा वाइड रोड है, तो हम इजीली जा सकते हैं, यानी थिकनेस ज़्यादा है तो इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो जो है वो इजी होगा, तब रेजिस्टेंस कम होगा। हम ऐसे बता सकते हैं। अगर थिकनेस कम है, इलेक्ट्रॉन्स को फ्लो होने में परेशानी होगी तो करंट कम होएगा, तब रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा। तो इस तरह से हम दिखा सकते हैं कि करंट रेजिस्टेंस का क्या रोल है फ्लो ऑफ करंट पे। उसके बाद अगर टेम्परेचर ज़्यादा होगा, इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो आपस में वो एक्साइट हो जाएंगे, उनको एनर्जी मिल जाएगी और वो आपस में टकराने लगेंगे टेम्परेचर ज़्यादा होने से, तो करंट क्या होगा, तब कम हो जाएगा। अगर इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे से ही टकराने में सारी एनर्जी वेस्ट कर रहे हैं, आपस में उनकी लड़ाई होगी, तो करंट कम हो जाएगा, क्योंकि वो एक डायरेक्शन में कम फ्लो होंगे, एक दूसरे से टकराएंगे ज़्यादा, क्योंकि टेम्परेचर से उनको एनर्जी मिल जाएगी और वो एक दूसरे से टकराते रहेंगे, तो वो करंट का फ्लो कम हो जाएगा, तब भी रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा। तो इस तरह से हम बता सकते हैं कि रेजिस्टेंस जो है वो कैसे कैसे डिपेंड करता है ऑन लेंथ, थिकनेस, नेचर ऑफ द मटेरियल एंड टेम्परेचर पर। अब हमने जैसे रेजिस्टेंस को डिफाइन किया है कि रेजिस्टेंस इज इक्वल टू V ओवर I, तो हम कह सकते हैं रेजिस्टेंस को मेजर करने के लिए यूनिट होती है ओम, और जैसे हमने पढ़ा था पोटेंशियल का V का है वोल्ट और करंट का है एम्पियर। तो हम कह सकते हैं अगर 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से 1 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है, तो रेजिस्टेंस ऑफ दैट कंडक्टर विल बी 1 ओम। तो इट इज 1 ओम को हम डिफाइन कर सकते हैं। 1 ओम इज द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर, 1 ओम इज द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर when 1 ampere current flows through a conductor when its potential difference is 1 volt. When 1 volt potential is applied across the ends of a conductor and 1 ampere current is flowing through it, then the resistance will be 1 ohm. ये फॉर्मूला में इसे ही डिफाइन कर सकते हैं हम 1 ओम को। तो आज के लिए हम इतना ही करेंगे और इसके बाद हम रेजिस्टिविटी, सीरीज, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस एंड बाकी चीज़ें नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक्स बच्चों, एंड कीप वॉचिंग द वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल।